अब हम ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट रिवीजन का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई न्यूटन पॉन्डर्ड ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, इट इज़ सेड एन एप्पल फेल ऑन न्यूटन्स हेड व्हेन ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। तो जब वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था, तब उस पर एक एप्पल आकर गिरा था। ही थॉट इफ़ अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल कैन इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स द मून। तो उसने तब ये बैठ के ये बात सोची कि अगर एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, तो मून भी तो अट्रैक्ट हो रहा होगा। इट इज़ द फोर्स सम सेम इन बोथ केसेस। और अगर ऐसा है तो क्या दोनों में सेम फोर्स है? दिस लेड टू द स्टडी ऑन ग्रेविटेशन। और इसी तरह से ग्रेविटेशन की स्टडी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो खिंचाई हो गई, एक फोर्स हो गई। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। और ग्रेविटेशन क्या हो गया? दो चीज़ों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। ग्रेविटी हो गया अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये आएगी कि अगर हम लोग अर्थ पर चल पा रहे हैं या मून के चारों तरफ, और मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो पा रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही सब चीज़ें इसको प्रूव करती हैं। देखो लिखा भी है, प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन, occurrence of tides etc. are phenomena which are possible due to law of gravitation। तो जो टाइड्स आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। नेक्स्ट, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हाई डोंट दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर? क्यों नहीं होता? अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हैं तो उन सब में अगर ग्रेविटेशनल पुल है तो वो क्यों नहीं एक दूसरे की तरफ जाते हैं? क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स इज़ वेरी वीक फोर्स, हैंस ऑब्जेक्ट कीप ऑन सरफेस डोंट मूव टूवर्ड्स ईच अदर। ये बहुत वीक फोर्स होती है, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाता। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट टूवर्ड्स द अर्थ, ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। तो ये किस चीज़ को बता रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को बता रहे हैं। व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ acting on object while all planets go around the sun due to gravitational force of sun। अच्छा, कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ अगर घूम रहा है तो वो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अगर कोई भी प्लैनेट अर्थ के कोई भी चीज़ अर्थ के चारों तरफ या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है तो वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है। नेक्स्ट है, राइट द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? It is always directed towards the center of the planet or celestial body on which it is measured। ठीक है, तो किधर की तरफ होगा? सेंटर ऑफ द प्लैनेट की तरफ। डिफाइन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी को कैसे डिफाइन करेंगे? द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट मास ईच separated by a unit distance is equal to universal gravitational constant। That is when m1 is equals to m2 is equals to 1 kilogram and r is equals to 1 meter, then f is equals to g। तो इसको कैसे समझेंगे? It is the force। क्या होता है g? हमें ये पता है f is equals to g m1 m2 upon r square। तो g के लिए क्या लिखेंगे हम? आप लिखेंगे g इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 लिख सकते हैं। इसी को यही है। अब g क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट मास ईच सेपरेटेड बाय ए यूनिट डिस्टेंस। दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये किसके बराबर है? इन दोनों में जो फोर्स लग रही है वो उसके बराबर होगी कांस्टेंट के। देखो, अगर दो चीज़ों का मास m1 है और उनके बीच की डिस्टेंस 1 है तो उसमें जितनी भी फोर्स लगेगी वो g के बराबर होगी। ठीक है, अगला है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
तो इसमें क्या है, इट स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2, अगर कोई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वही है। तो हमें पता है F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और F इज़ प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यही हमें बताना है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास of the both the objects and is inversely proportional to the square of its distance. तो directly proportional to the product of their masses, F is proportional to m1 and m2, और नीचे जो लिखा है inversely proportional to the square of distance between their centers, तो उन दोनों की डिस्टेंस के सेंटर की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू G, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो G कांस्टेंट आ जाएगा। F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आगे है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द अर्थ एंड मास ऑफ 1 kg प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं बिटवीन द अर्थ एंड मास ऑफ 1 kg प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। तो अर्थ का मास हमें नहीं पता होता तो हमें ये गिवन होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जब हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, तो हमें अपने आप अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस ये लर्न हो जाते हैं। अगर नहीं भी है तो क्वेश्चन में गिवन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में गिवन होता है। तो हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, F निकालना है। F का फॉर्मूला हमें पता है G m अपॉन r स्क्वायर। तो G की वैल्यू हमें लर्न होती है। m मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24, दूसरा ऑब्जेक्ट 1 kg का है। m की वैल्यू स्मॉल m की हो गई 1 kg। r की रेडियस हमें अर्थ की पता होनी चाहिए, तो वो है 6 × 10⁻6 मीटर्स। तो F इज इक्वल्स टू 6.67 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24। मास हो गया अर्थ का, मास हो गया ऑब्जेक्ट का, और रेडियस हो गई अर्थ की। तो इसका आंसर आता है 9.8 न्यूटन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 9.8 ही आएगा। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G ऑन अर्थ इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। व्हाट इज इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो G की वैल्यू ये है, तो मून पर क्या होगी, क्योंकि G कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कहीं भी जाएंगे इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, तो मून पर भी इसकी वैल्यू वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो पा रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो सच फोर्स। अगर ऐसी कोई फोर्स नहीं हो तो क्या होगा। तो देखो, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ। तो इफ देयर वाज नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसे, अगर ये अर्थ है और मून इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और अगर ये फोर्स नहीं होगी तो मून ऐसे जाएगा सीधे, इस तरह से ये ऐसे चला गया। ये रिवॉल्व अर्थ के चारों तरफ नहीं करेगा, ये सिर्फ सीधे सीधे ऐसे चला जाएगा। स्टेट द नेम एंड टाइप ऑफ फोर्स विच इज़। अच्छा, एक चीज़ और, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जब भी कोई चीज़ टुवर्ड्स द सेंटर लगती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। स्टेट द नेम एंड टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन द सी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है जिसकी वजह से सी में टाइड्स आते हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। वाई इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉल्ड अ यूनिवर्सल लॉ। क्यों कहते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल लॉ एज इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज़। यूनिवर्सल मतलब ये हर चीज़ पर अप्लाई होता है, वेदर बिग और स्मॉल, कोई भी चीज़ बड़ी हो या छोटी हो सब पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इफ़ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन every two objects. If gravitational force exists between every two objects in the universe, why don't you and your friends sitting together experience it? तो अभी इसका आंसर हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि ये फोर्स बहुत वीक होती है। It exists between all objects, but it is too weak to be experienced by small masses such as human being. तो ह्यूमन बींग्स का मास इतना कम होता है कि ये उनको
अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं। वाई डज मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट देन अर्थ? क्यों होता है? क्योंकि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का वेट अर्थ पर जो होता है उसका 1/6 कितना होता है? मून पर होता है। ये देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट इट। मास ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ, दस इट एक्सर्ट। क्योंकि मून का मास भी कम होता है इसलिए ये फोर्स भी कम लगाता है। अगला है, हाउ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज इफ देयर मासेज आर डबल? क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट्स की कैसे क्या होगा? अगर उनका मास डबल हो जाएगा तो वो 4 टाइम्स हो जाएंगे, है ना? कैसे? अगर यहाँ पे F m1 m2 है तो अभी F हम कह रहे हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अब m1 की वैल्यू 2m1, m2 की वैल्यू 2m2 कर दें तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू 2m1 एंड 2m2। तो 2 2 सा 4, एस F इज़ प्रोपोर्शनल टू 4m1 m2। तो F की वैल्यू कितनी हो गई? 4 टाइम्स हो गई कि नहीं हो गई? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज हाफ्ड, हाउ डज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन दैम चेंजेस? तो हमें ये पता है F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर किसी भी दो चीज़ों की डिस्टेंस को कम कर देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, तो फोर्स बिकम 4 टाइम्स, क्योंकि वो स्क्वायर होता है इसलिए वो 4 टाइम्स हो जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल का क्या मतलब है? व्हेन ए बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी जो कि जितने भी प्लैनेट्स वगैरह होते हैं इन सबको सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ग्रेविटी अलोन, देन इट इज सेड टू बी फ्री इन फ्री फॉल। अगर वो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसको बोलेंगे फ्री फॉल। व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो जो भी एक्सीलरेशन टूवर्ड्स द अर्थ हो रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स फ्री फॉल। फ्री फॉल कब होगा? जबकि वो अर्थ की तरफ आएगी, तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर ड्रॉप्ड इन वैक्यूम फ्रॉम अ हाइट अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ। m1 is greater than m2, which one will reach the ground and why? तो अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम पे उनकी स्पीड सेम रहेगी तो दोनों सेम एक साथ गिरेंगे। बोथ ऑब्जेक्ट्स विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली बिकॉज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है वाई व्हाट डज इट मीन टू स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इक्वल एक्सीलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल? क्या होता है? इट मीन्स दैट एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फ्री फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। किस पे डिपेंड हो? किसके लिए इंडिपेंडेंट होती है? मास के। मास ज़्यादा हो या कम हो, फ्री फॉल में वो सीधे नीचे आते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा वैक्यूम की बात थी, लेकिन फ्री फॉल में वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास और साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। जब भी कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो वो एक साथ आती है, लेकिन किसी का अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उस पर एयर अगेंस्ट उसके लगाती है, इसीलिए वो धीरे धीरे आती है।